एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने वाला सिस्टम भी बोलते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है इसको। सबसे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है? रीनल सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होते कितने? और कौन कौन से? स्किन है, रेस्पिरेटरी है और डाइजेस्टिव सिस्टम और रीनल सिस्टम है। जिनमें सब में से मेन कौन सा माना गया है? रीनल सिस्टम माना। तो आपसे जैसे सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीनल सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रीनल सिस्टम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ पॉलीयूरिया। व्हाट इज मीन ऑफ पॉलीयूरिया? हाउ मेनी, कितना एक्सेसिव? हाँ, 2 से 2.5 लीटर ज्यादा है, 2 लीटर से ज्यादा और 2.5 लीटर तक के कितने दिन में या फिर पूरे घंटे में? पर डे, है ना। 2 से 2.5 लीटर पर डे। यदि यूरिन पास आउट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एक आता है ओलिगोयूरिया। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन 4 ml। एक होता है एन्यूरिया, लेस देन 100 ml, या इसको बोलते हैं कि न के बराबर ही होता है, अब्सेंस ऑफ यूरिन बोल सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एजोटीमिया क्या होता है? ये टर्म बहुत बार पूछ गई, व्हाट इज मीन ऑफ एजोटीमिया? इसका लेवल नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो यदि किडनी काम नहीं करती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या नहीं होंगे? बाहर ही निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो किसमें बढ़ जाएंगे? मिलावट किसके लिए आता है? ब्लड के लिए, है ना। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ जाना क्या कहलाता है? एजोटीमिया कहलाता है। तो एक्सेसिव नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट in blood, excessive nitrogenous waste product in blood is known as azotemia. एक टर्म आती है पायूरिया। पायूरिया मीन्स पर्सिल यूरिन। पर्सिल यूरिन, जैसे कई बार यूरिथ्राइटिस की कंडीशन होती है तो उसमें देखने को मिलता है ना, और सबसे बेस्ट साइन देखने को मिलता है। एक टर्म आती है हेमेचूरिया।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। ब्लड कहाँ हो जाएगा, कौन सी कंडीशन का अर्ली साइन माना गया इसको, हाँ अर्ली साइन है ये। और कैरेक्टरिस्टिक साइन किसका होता है, ब्लैडर कैंसर का। यानी जैसे ही पर्सन की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, कंडीशन फटे की होती है ना, उसमें ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसके कंडीशन में आपको आरबीसी क्या मिलेगी, पहली बार यूरिन में मिलेगी। तो आरबीसी पहली बार यूरिन में मिलेगी तो उस ड्रग को क्या बोल दिया जाएगा, एबेचुके। कैंसर क्या होता है, एक दिन में तो होता नहीं है ना, एक प्रोसेस होती है, वो लास्ट स्टेज में जाके साइन सिम्टम दिखाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब किसी पर्सन की ब्लैडर कैंसर हो गया तो उसका पता कैसे चलेगा, ये इसकी विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता होता है किसी पर्सन के अंदर अचानक यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि उसे क्या हो जाएगा, ब्लैडर कैंसर हो सकता है। किडनी में होने वाले ट्यूमर को क्या कहा जाता है, किडनी में जो ट्यूमर होती है बच्चों में उसको क्या बोलते हैं, विल्स ट्यूमर का नाम सुना है। विल्स ट्यूमर होता है ट्यूमर, कैंसर बोल सकते हैं, कैंसर इन किडनी। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है ना, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पीजीआई के अंदर, भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसका जब आप आगे चर्चा करेंगे ना तब हम बताएंगे क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक तो इसमें होता है कि जब किसी पर्सन के अंदर विल्स ट्यूमर हो जाए तो पेट को क्या नहीं करना है, दबाना नहीं है ना, पेट को क्या नहीं करना है, दबाना नहीं। इस ऐसी ट्यूमर है जिसकी हम बायोप्सी नहीं कर सकते। विल्स ट्यूमर एक ऐसी ट्यूमर है जिसकी क्या नहीं कर सकते हम, बायोप्सी करते ही रप्चर हो जाती है और रप्चर होकर स्प्रेडली फैल जाती है ना। तो इसकी बायोप्सी नहीं कर सकते आप, इसको पेट को दबा के चेक नहीं कर सकते आप, दबाओगे तो फूट जाएगी। और लास्ट एक टर्म आती है फियोक्रोमोसाइटोमा। ओमा वर्ड किसके लिए आता है, कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए आता है ना। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये भी एक तरह का ट्यूमर ही होता है, बट ये ट्यूमर होता है एड्रेनल मेडुला में होता है ना। एड्रेनल मेडुला जानते हो ना, ऊपर वाला पार्ट कॉन्टेक्स होता है एड्रेनल ग्लैंड का, फिर मेडुला पार्ट होता है। तो मेडुला के अंदर कोई कैंसर हो जाता है, वो ट्यूमर हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो कैंसर इन एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में कैंसर होना फियोक्रोमोसाइटोमा कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है लेकिन हमने को वहां पे नहीं जाना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि आपको तो मतलब किससे है, सिलेक्शन से है ना। सिलेक्शन होना चाहिए, ज्यादा नॉलेज तो फिर सिलेक्शन होने के बाद में लेते रहेंगे, नहीं क्या फिर काम ही क्या है, पढ़ते रहेंगे आराम से। एक बार वापिस आओ ऊपर से।
ठीक है। रीनल सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। रीनल सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? 2 या 2.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट हो रहा तो क्या बोलोगे? 400 ml से कम हो रहा तो 100 ml से कम हो रहा तो, या फिर अपसेट कंडीशन आ जाती है, ठीक है। किसी के शरीर के अंदर किडनी फेल हो गई और नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ गए तो उसको क्या बोलोगे? एजोटीमी। यूरिन में फ्लश आ रहा है तो क्या बोलोगे? ब्लड आ रहा है तो एमएचयू। बच्चों में मोस्ट कॉमन किडनी का कैंसर कौन सा? और एड्रेनल मेडुला में कैंसर हो गया तो लियोक्रोमोसाइटोमा बने, ठीक है। 2-3 टर्म इसमें पूछते हैं, पोली, ओली और एजोटीमिया वगैरह ऐसे टर्म आए हुए, तो ये आपको इतना नॉलेज है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि किडनी कब बनती है और कैसे बनती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जर्मिनल एज कितनी होती है? 3 होती हैं। जर्मिनल एज कितनी होती है? कौन सी होती है? हाँ, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। किडनी कौन सी जर्मिनल एज से बनती है? मेसोड्रम। तो जब मेसोड्रम लेयर सबसे पहले, एक बार लिखना नहीं कुछ, ये मेसोड्रम लेयर है। ये मेसोड्रम लेयर जब बच्चे को कितने दिन हो जाएंगे? 21 से 22 दिन हो जाएंगे, तो ये मेसोड्रम नेफ्रोटॉम प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेसोड्रम 21 से 22 दिन में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेफ्रोटॉम प्लेट के अंदर। और ये नेफ्रोटॉम प्लेट है, ये नेफ्रोटॉम प्लेट है, ये 3 पार्ट्स बनाती है। कितने पार्ट बनाती है? ऊपर वाला लिखना नहीं है, रफली बता, ऊपर वाला पार्ट होता है प्रोनेफ्रिक, बीच वाला मेसोनेफ्रिक और सबसे लास्ट वाला मेटानेफ्रिक। तो प्रोनेफ्रिक किसमें किडनी बनाएगा? बर्ड्स में। मेसोनेफ्रिक एनिमल्स में और मेटानेफ्रिक ह्यूमंस। हमारे अंदर किडनी किस नेफ्रोटॉम का कौन सा पार्ट बनाता है? मेटानेफ्रिक पार्ट बनाता है, ठीक है। वापस देखो, मेसोड्रम से किडनी बनती है ना। किडनी बनना कब शुरू होती है? 21 से 22 दिन बनना शुरू होती है, तो एक प्लेट बनती है, इसका नाम क्या होता है? नेफ्रोटॉम प्लेट। ये नेफ्रोटॉम प्लेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यदि ये ऊपर वाला पार्ट प्रभावी हो जाता है तो किडनी किसमें बन जाती है? बर्ड्स में बन जाती है। बीच वाला पार्ट प्रभावित हो जाता है तो किसमें बन जाती है? और सबसे लास्ट वाला प्रभावित हो गया तो ह्यूमंस के अंदर बनेगी, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को प्रोनेफ्रिक, बीच वाले पार्ट को और सबसे लास्ट वाले पार्ट को मेटानेफ्रिक। तो इसके लिए लाइन बोल सकते हैं ना कि किडनी का जो निर्माण होता है वो मेसोड्रम से होता है। कब से होता है? और मेसोड्रम के अंदर जो नेफ्रोटॉम पार्ट होता है उसका भी कौन सा पार्ट? मेटानेफ्रिक पार्ट से किडनी का फॉर्मेशन होता है। किडनी का फॉर्मेशन होता है। तो किडनी का जब फॉर्मेशन होगा तो कितने दिन में हो जाएगा? अब ये हो तो गया, ये काम कब करेगी? काम कब करेगी? 12 वीक के ऊपर, यानी 12 वीक का मतलब कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए, है ना, लगभग 3 महीने हो गए। तो 3 महीने पे पहली बार किडनी क्या बनाएगी? क्योंकि किडनी का काम ये यूरिन का फॉर्मेशन करना है ना। तो पहली बार किडनी का फंक्शन स्टार्ट हो गए 12 सप्ताह पे स्टार्ट हो गई, है ना। 12 सप्ताह पे स्टार्ट हो गई। 12 सप्ताह पे जब स्टार्ट होते हैं तब किडनी होती कहाँ पे है? सेक्रल रीजन पे होती है। कहाँ होती है? तो वो इमेच्योर होती है। जब सेक्रल रीजन पे किडनी होती है तो कहाँ होती है? और जब मेच्योर हो जाती है तो फिर लंबर पे आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है ना, फिर लंबर पे आ जाती है। तो इसको मैं वहां लिखते हैं। लिखो किडनी का फॉर्मेशन बाय मेसोड्रम। इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे लिख करके लिखना है 21
और 22वें दिन मेसोड्रम कन्वर्ट into nephrotom plate. Yes या नो? ओके, तो 21 से 22वें दिन मेसोड्रम किसमें कन्वर्ट हो गई? नेफ्रोटॉम प्लेट में कर। और नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नेफ्रोटॉम प्लेट कितने भागों में डिवाइड होती है? 3 पार्ट। नेफ्रोटॉम प्लेट डिवाइडेड into 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे ऊपर वाला पार्ट बीच वाला पार्ट और सबसे लास्ट वाला। तो प्रोनेफ्री के लिए किडनी का फॉर्मेशन किसमें करता है? किडनी फॉर्मेशन इन बर्ड्स। ओके, मेसोनेफ्रिक पार्ट किडनी फॉर्मेशन इन एनिमल, और लास्ट वाला किडनी फॉर्मेशन, हाँ, मेटानेफ्रिक पार्ट किडनी फॉर्मेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर किडनी का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इसके लिए लाइन लिखेंगे किडनी का फॉर्मेशन ह्यूमन के अंदर क्या होगा? by nephrotom। किडनी फॉर्मेशन इन ह्यूमन बाय नेफ्रोटोम पार्ट ऑफ मेटानेफ्रिक पार्ट। नेफ्रोटोम का भी मेटानेफ्रिक पार्ट ह्यूमन के अंदर क्या बनाता है? किडनी का फॉर्मेशन बनाता है। तो ये काम कब हो रहे हैं? 21 से 22वें दिन पे हो रहे हैं। ये चलो, ये बन कब रहा है? 21 से 22वें दिन में बन रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किडनी का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियो कितने दिन का होता है? एम्ब्रियो कितने दिन का होता है? 8 दिन का, 2 to 8 वीक, यानी 2 वीक से लेकर 8 वीक का होता है। तो ये किडनी कौन से स्टेज में बनती है? मतलब स्टेज 3 होती है ना। हाँ, पहली वाली कौन सी होती है? जाइगोटिक फेज, फिर एम्ब्रियो और लास्ट में फिटस। तो कौन सी स्टेज में हुआ है? एम्ब्रियोनिक, है ना, यानी कि बच्चे की एम्ब्रियोनिक लाइफ में किडनी बनती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जरूरी नहीं है आपको 21-22 दिन ही बोले। 3 स्टेज में कौन सी स्टेज में बच्चे में किडनी का फॉर्मेशन होता है? तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर भी होता है। ठीक है, हो गया? अरे कुछ तो बोलो।
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्लाइड। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे। जो नेफ्रोटॉम प्लेट होते हैं ना, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, छोटी छोटी ट्यूब्स बनती है स्टार्टिंग के अंदर। उन ट्यूब्स को नेफ्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोस। और वो नेफ्रोस कन्वर्ट हो जाते हैं नेफ्रॉन में। नेफ्रोस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? और किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन इनको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रोटॉम प्लेट है ना, एरो लगा के इसमें लिखिए ना, हिंदी में लिख लो। इसमें ट्यूब स्लाइड या ट्यूबुल स्लाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ट्यूबुल स्लाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनको नेफ्रोस कहते हैं। नेफ्रोस कहते हैं। और इनसे किसका निर्माण होता है? नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नेफ्रोटॉम प्लेट में ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम नेफ्रोस कहते हैं। और नेफ्रोस किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन हमको पता है कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारे किडनी की स्ट्रक्चर बनाने में और फिर फंक्शन करने में दोनों काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बोलो। देखो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, किडनी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 500 क्वेश्चन है, आपको इतने पढ़ने हैं। ठीक है, तो 500 में से आपको ऐसे 10-12 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन मिल गए तो बहुत है ना। इतने 150 क्वेश्चन आते हैं। एनक्लेक्स ही पढ़ता है कोई? कभी देखा है? देखा तो पढ़ा नहीं, कोशिश किया है। ठीक है, कोई ये सिस्टम में पूरा हो जाएगा ना, तो हम एनक्लेक्स भी बताएंगे, बहुत इजी होती है ना, उसकी क्वेश्चन भी बता। सुपरफिशियली बाहर से यदि स्ट्रक्चर की बात करें किडनी का, तो किडनी पैर में होती है ना, राइट और लेफ्ट किडनी होती है। अब दोनों में से नीचे कौन सी होती है? दोनों एक लेवल में रहती है, ऊपर नीचे रहती हैं। ऊपर नीचे, तो नीचे कौन सी आई? राइट। नीचे क्यों आई? लेफ्ट क्यों आई? छोटी बड़ी इसलिए हो गई, राइट छोटी इसलिए हो गई, ऐसा।
इसलिए बड़ी हो गई, इसलिए ऊपर है। ऐसे बोल रहे हो क्या? चलो बता दूंगा एक बार वो है। वेरी गुड, राइट साइड। हाँ समझ रहे हो क्या? राइट साइड लीवर होता है। राइट साइड क्या होता है? लीवर होता है, इसलिए 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होती है। साइज में कोई फर्क नहीं होता है, साइज दोनों की सेम है। राइट साइड इसके ऊपर लीवर होता है। ये लीवर होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे हो जाती है, ठीक है। तो राइट साइड किडनी 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट किडनी, बिकॉज राइट साइड लीवर प्रेजेंट है ना, लीवर प्रेजेंट है, इसलिए 1 से 2 सेंटीमीटर कहाँ होती है? लेफ्ट से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो 2 किडनी होती है पैर में। किडनी का काम क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर इस किडनी से यूरिन कहाँ ड्रेन होता है? यूरेटर में। तो यूरेटर में कितने होते हैं? और फिर एक थैला होता है, उसका काम क्या होता है? हाँ, ब्लड जो यूरिन को क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है ना, स्टोर करने। और लास्ट में यूरिथ्रा, ये ब्लैडर से यूरिन का एक्सक्रीशन करवाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये क्या ब्लैडर एनी टाइम खाली रहता है क्या? कभी भी ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है, उसमें 50 ml एनी टाइम रहेगा, है ना। हाँ, नहीं तो वो चिपक जाएगा ना, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए ये वॉल्यूम है जिसको रिजर्वायर वॉल्यूम कहते हैं। तो इसमें पहले तैयारी को राइट किडनी 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो दैट लेफ्ट किडनी, बिकॉज क्योंकि राइट साइड just above the kidney. Liver situated. Right kidney 1 to 2 centimeter below the left kidney, because right side just above the kidney. Right वाली किडनी के just ऊपर लीवर सिचुएटेड होता है, इसलिए राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। ओके, पार्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला तो होता किडनी। कितने होती है किडनी? तो क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरेटर कितने होते हैं? इनका काम क्या होता है? ये ड्रेन करवाते हैं किडनी से ब्लैडर में यूरिन को क्या करवाया जाता है? कौन से मूवमेंट से? अरे जैसे कोई छत से पानी आ रहा है तो वो सीधा ही गिरेगा या रुक रुक के आएगा? उनको क्या बोला जाता है? आप खुद ही बोलो। ये तो हमने बोल दिया। अब हम कह रहे हैं कि आता कैसे है? ट्रांसफर तो हो रहा है, बाईपास आएगा या स्टॉपेज आएंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आता है। कौन से मूवमेंट होते हैं? अब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो आपने जीआईटी में पढ़े थे, है ना। जैसे खाना हमने मुंह में लिया तो खाना सीधा तो स्टमक में आएगा नहीं, उसमें पाउच बनेंगे, बोलेक्स के पाउच बनेंगे, फिर ऐसे मूवमेंट करके आएगी, ऐसे यूरिन आता है। इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ड्रेन होता है यूरिन।
तो यूरेटर का काम होता है ड्रेन यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट वन है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर संख्या में कितने होते हैं? ये तो एक ही होता है। और दो हो जाए तो समझ में नहीं आए, क्योंकि एक ही क्या होता है कि हर 2 घंटे बाद यूरिन पास आउट करना होता है। 2 हो गए तो फिर तो टॉयलेट में रहना पड़ेगा। रिजर्वायर ऑफ यूरिन, ठीक रहा ना? यूरिथ्रा, लास्ट पार्ट 1 इन नंबर का काम क्या होता है? ब्लैडर से यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सक्रीट द यूरिन excrete the urine from bladder to external environment। तो ये पार्ट्स हैं इसकी जो सुपरफिशियल देख रहे हो, मिलते 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर एक यूरिथ्रा होता है। ठीक है, तो किडनी का काम तो क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है। यूरेटर क्या करते हैं? किडनी से ब्लैडर में यूरिन को लाते हैं, कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। और यूरिथ्रा क्या करता है? कुछ टाइम के लिए रिजर्वायर होता है, तो उसको टेम्परेरी रिजर्वायर भी बोलते हैं, है ना? टेम्परेरी रिजर्वायर बोलते हैं। यूरिन को स्टोर करता है, और इसके अंदर जब स्टोर करता है तो 2 सीक्वेंस में एक कंडीशंस प्रोसेस होती है, एक होती है अर्जेंसी, एक होती है फ्रीक्वेंसी। सुने क्या? बताओ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ, है ना? ये 2 चीजें डिसाइड करती हैं कि ब्लैडर में कितना यूरिन फिल हो गया, वो डिसाइड होती है। अर्जेंसी का मतलब ये होता है, एक होती है अर्ज, एक होती है अर्जेंसी। दोनों में फर्क है क्या? एक अर्ज होती है, एक अर्जेंसी होती है। तो अर्ज क्या होती है? ठीक है, हाँ, अर्ज का मतलब सेंसेशन अराइव होते हैं। सेंसेशन होते हैं कि हम टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन अर्जेंसी क्या है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। अर्जेंसी का मतलब अब तो जाना ही पड़ेगा, वो अर्जेंसी होती है। बोलते हैं ना ये अर्जेंट काम है, मतलब ये करने वाला काम। तो अर्ज कब आती है? देखो, एक होती है अर्ज, अर्ज होती है 200 से 250। जब ब्लैडर में यूरिन हो जाता है 200 से 250 ml, तब क्या आती है? अर्ज होती है। और अर्जेंसी
ये आती है 500 से 600 ml। जब यूरिन ब्लैडर में 500 से 600 ml हो जाता है तब क्या आएगी, अर्जेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, अरे कितना स्टोर कर सकता है, एक लीटर तक ही कर सकता है ना, 1 लीटर तक कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी होती है, जो वॉइडिंग का टाइम होता है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे दिन में हमने कितनी बार यूरिन पास आउट किया वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 8 बार किया तो 8 टाइम पर डे, वो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वॉइडिंग टाइम है ना, वॉइडिंग का मतलब पास आउट होना, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। 500 से 600 ml पे अर्जेंसी आती है और अर्ज होती है। अब ये भी क्वेश्चन है, वैसे एनपीसीएचओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल रेंज ऑफ अर्जेंसी कितनी होती है ना, अर्जेंसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो उसमें ऑप्शन देखो क्या था, उसमें था 500, 550, 600, 650, 600। तो 500 क्यों नहीं बोला, है ना। इस रेंज को इसलिए लिया देखो 600 वाली को, क्योंकि इसमें तो रेंज दिया है 500 से 600 ml दिया है, बात समझ रहे हो क्या। 600 वाली इसलिए बोला क्योंकि जैसे कई पर्सन्स के ब्लैडर की कैपेसिटी होती है कि वो 500 600 तक स्टोर कर सकते हैं या वहां तक कैपेसिटी अराइज कर सकते हैं। तो जैसे 50% के लोगों के 500 ml पे क्या हो गई, अर्जेंसी हो गई, लेकिन अगले वाले 50% लोगों के कब हुई थी अर्जेंसी, तो ये 50-50 हो गए। हम तो वो डाटा सही मानते हैं जो 100% सही होते हैं, समझ रहे क्या। इसलिए लास्ट के डाटा को करेक्ट माना जाता है, तो वो कितना माना जाएगा, ठीक है। ऐसे वो एक टेस्ट होता है टीबी वाला, कौन सा, उसमें भी टाइम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 48 से 72 घंटे बोलते हैं, तो उसमें 48 भी आता है 72 भी आता है, तो 72 को राइट मानते हैं, ठीक हो गया। ग्रोस एनाटॉमी ऑफ किडनी, कुछ बातें करें, किडनी कहाँ पे होती है लोकेशन, किडनी कौन सी कैविटी में होती है, रिट्रोपेरिटोनियल, है ना, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अच्छा, रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होगा, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, हाँ बहुत साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वो भी ठीक है, इसका मतलब बताओ। हाँ ऐसे बोल सकते हैं पेरिटोनियम कैविटी के पीछे, पेरिटोनियम कैविटी के रेट्रो का मतलब पीछे होता है, तो ऐसा ऑर्गन जो बिहाइंड है, बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे पाया जाता है, ठीक है। पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, कौन से रीजन में, दो बात लिखेंगे, यदि किडनी इमेच्योर है, इमेच्योर किडनी है तो कौन से रीजन में, तो सेक्रल रीजन में किडनी होती है, और किडनी मेच्योर हो जाती है
तो कहां से ली जाती है? किडनी कितने दिन में मेच्योर हो जाती है? 2 साल। लंबर रीजन है ना, लंबर रीजन। तो इमेच्योर किडनी सेंट्रल रीजन में होती है, मेच्योर किडनी लंबर रीजन में होती है, और किडनी को मेच्योर होने में 2 साल लगती है। किडनी 2 साल में मेच्योर होती है। दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है, इसलिए बोलते हैं इन बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम। और कौन से एरिया में होती है? कौन से एरिया में होती है? रीजन हो गया, कैविटी होगी, एरिया कौन सा होता है? टी12 से लेकर वो मार्जिन है, एरिया क्या होता है? एरिया इलाका, ट्रंक एरिया है ना। किडनी कौन से एरिया में होती है? ट्रंक एरिया। अब ये कौन बताएगा प्लग एरिया कहां होता है? उसके बीच का पीछे का पार्ट। हाँ, जो लास्ट की रिब्स होती है, रिब्स कितनी होती है? 12 पैर में होती है ना, ठीक है। तो लास्ट की रिब्स होती है, उसके और अपने हिप के बीच के पीछे वाला पोर्शन होता है ना, उसको फ्लंक एरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्लंक एरिया कहते हैं। किडनी का जो पेन होता है ना, वो फ्लंक पेन बोलते हैं उसको, क्योंकि इस एरिया में पेन होता है जब कोई स्टोन बन जाता है या फिर कोई इंफेक्शन हो जाता है। लेवल कहां से कहां तक होती है? T12 से लेकर L3 है ना, T12 से लेकर L3 लेवल पे होती है। तो T12 मतलब T4 थोरेसिस, थोरेसिस का लास्ट पोर्शन होता है जिसको T12 बोलते हैं, 12 ही होती है। वहां से लेकर L3 तक के बीच में पाई जाती है ना। तो ऊपर वाला बॉर्डर होता है वो T12 से होता है, और नीचे वाला बॉर्डर होता है वो। अब इसमें कुछ वेरिएशन है, वो सुनना। इसमें यदि ओनली किडनी के बारे में पूछा ना तब तो ये रीजन रहेगा, लेकिन उसने लेफ्ट, अकेली लेफ्ट के लिए बोला है कि लेफ्ट किडनी का लेवल बताओ, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि वो T11 से शुरू हो जाती है। बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि वो थोड़ी सी क्या होते हैं, ये तो 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होती है और वो ऊपर होती है, तो दोनों किडनियों की बात होगी तो लेवल ही रहेगा। लेकिन अकेला इसके लिए पूछा है, लेफ्ट किडनी का लेवल पूछा है, तो T12 11 हो जाएगा से L2। बात समझ रहे हैं? अरे ये क्या ना पीछे, समझ गए? क्योंकि वो 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होती है। 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होने का कारण मैंने बताया लीवर होता है, तो T12 से आ जाएगी और लेफ्ट वाली T11 से हो जाएगी, क्योंकि वो तो थोड़ी ऊंची है उससे। लेकिन वो जब पर्टिकुलर पूछे तब बोलना आपने, है ना। जब किडनी की बात आए ना तब अपने को यही बोलना है ऊपर वाला। हो गया? ठीक है, आगे देखो। चलो क्या आगे?
वजन कितना होता है? मेल में और फीमेल में? मेल में 150 ग्राम की किडनी होती है और फीमेल में 135 ग्राम। ये वजन है ना? मेल में 150 ग्राम की किडनी होती है और फीमेल में 135 ग्राम की किडनी होती है। कैसी शेप की होती है? बीन शेप। है ना? बीन शेप के बीज के जैसे आकार की होती है ना? ऐसे शेप की किडनी होती है। देखो छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना? हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी रेंज है वैसे 125 से 155 है ना? 125 से तो उस रेंज में कोई सा आ जाएगा। ये तो क्या है कि उन पर्सन्स के लिए जो एक्चुअल में एवरेज हाइट है ना? एवरेज हाइट के लिए होती है। वैसे इसकी रेंज भी लिख सकते हो आप। इसकी रेंज 125 से 155 होती है और फीमेल के अंदर 115 से 145 होती है। लेकिन वो इतना हम कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे नहीं, हम तो सीधा सा पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसे जवाब देना है। ठीक है, तो ये कब बनती है, कैसी दिखती है, कलर कैसा होता है इसका? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर की होती है ना? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है और बी शेप की दिखती है। इतना इसका वजन होता है। डायमीटर कितना होता है इसका? देखो 3 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है, ठीक है। इसकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई, विड्थ है, और 11 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है, लेंथ है ना? 3 6 11, वैसे 12 हो जाता तो सीक्वेंस बैठ जाता, है ना? 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 ऐसे 12। तो 3 सेंटीमीटर तो क्या है इसकी थिकनेस, 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी विड्थ, और 11 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है ना? ऐसे इसको, इसके डायमीटर को मेजर किया जाता है। देखो है इतनी सी, लेकिन काम बहुत है इसके। पूरे दिन में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है? एक दिन में कितना लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है? 180 लीटर, है ना? छोटी सी है लेकिन 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। तो बहुत काम की चीज है, इसलिए 1 मिनट भी रुक गई ना तो क्या हो जाएगा, हैं? हाँ एडिमा बढ़ेगा, लेकिन 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। 1 मिनट में क्या होता है कि किडनी यदि 1 घंटे तक काम नहीं करेगा ना तो कोई सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने में भी टाइम लगता है एक चीज का, है ना? तब तक सिम्टम नहीं आने। एक दिन यदि काम नहीं करेगी ना तो फिर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा। कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा? नॉन फिटिंग किसमें आता है? श्योर होता है। कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें नॉन फिटिंग एडिमा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
भाई एडिमा आपने पढ़ा था किडनी खराब होने से एडिमा होता है, लेकिन एडिमा दो टाइप का होता है, एक होता है फीडिंग एडिमा, एक होता है नॉन फीडिंग एडिमा। फीडिंग एडिमा का मतलब होता है कि सोचन आ गई, हम दबाएंगे तो खड्डे बन जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, फीडिंग। तो ये किस में आता है, ये किसी में किडनी फेल हो जाती है या फिर कार्डियक फेलियर हो जाता है, जैसे कोई हार्ट फेल की कंडीशन होती है उसमें भी एडिमा होता है ना। तो कार्डियक और किडनी फेलियर की कंडीशन में जो एडिमा आता है उसको कौन सा एडिमा बोलते हैं। और नॉन फीडिंग होती है जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड होती है ना, उसमें भी सूज जाता है, कभी देखा होगा पेशेंट को, इसके थायराइड का लेवल बढ़ जाता है ना, उस कंडीशन में होता है। तो थायराइड की डिजीज में ये होता है, किसी के थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो उसमें पिट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जैसे इन्होंने बोला कि इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो क्या, ये फ्लूइड है, ये प्रेशर लगा रहा है, वेसल्स में प्रेशर लगाने से एडिमा आई है। तो नॉन फीडिंग एडिमा थायराइड के अंदर अबनॉर्मल या थायराइड डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। बता दोगे ना आप। तो किडनी फेलियर में कौन सा एडिमा होता है, फीडिंग एडिमा। सबसे पहले कहाँ आता है, फिर दोनों बात हो लो, किडनी की बात करो तो कार्डियक की बात करो, सबसे पहले सोजन कहाँ आएगी, हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में चलता है। किसी में किडनी फेल हो गई, कार्डियक फेलियर हो गया, सबसे पहले सोजन कहाँ आएगी, कौन बोला, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, हैं किडनी पे आएगी, वेरी गुड, आंखों के चारों तरफ आएगी। किसी पर्सन में किडनी फेल होना या फिर कार्डियक फेल होने से सबसे पहले स्वेलिंग होती है, वो आंखों के चारों तरफ आती है, ठीक है। सबसे पहले जो पैरों में स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग आती है, कंडीशन आती है, मेरा क्वासियोर पड़े होंगे, है ना, तो क्वासियोर की कंडीशन सबसे पहले पैरों में सूजन आती है। किडनी के अंदर जैसे डायग्राम की बात करें तो कितने पार्ट से बनी होती है किडनी, तो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, ये जो इसके जस्ट बिलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर क्या होता है, मेडुला, है ना। ऐसे तीन पार्ट से मिलकर बनती है किडनी। मेडुला के अंदर ऐसे कुछ पिरामिड्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ऐसे पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये होता है रीनल कॉर्टेक्स। ऐसे तीन भागों में मिलके बनता है, ठीक है। अब अभी लिखना कुछ नहीं, एक बात समझ रहा है इसको ना, ये जो कैप्सूल होता है, जो फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है, ये फाइब्रस कैप्सूल तीन लेयर से बनता है। सबसे ऊपर होता है वो फेसिया होता है, जिसको फाइब्रस फेसिया बोलते हैं, लिखना नहीं है। सबसे ऊपर इसकी जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, फेसिया। कौन सा, फाइब्रस फेसिया होता है। तो ये क्या करता है, ये जैसे किडनी को आपने कहां पे सिचुएटेड किया था, लंबर में किया था, कहां पे किया था, तो ये लंबर के अंदर लोकेटेड करने में सहायता करता है कौन, रीनल फेसिया।
किसकी सहायता से? हाँ, पेरिनेफ्रिक फेट होती है। जैसे पीछे की तरफ होता है, ये पीछे का पोर्शन मान रहे हैं एब्डोमेन का, तो यहाँ पे जैसे किडनी है, ये जुड़ गई ना एक पीछे की तरफ, तो इसको जुड़ने में कौन सहायता कर रहा है? रीनल फेसिया, है ना। ये किसकी सहायता से जोड़ रहा है इसको? पेरिनेफ्रिक फेट की सहायता से। किसकी सहायता से? पेरिनेफ्रिक फेट। एक फेट होती है जिसका नाम दे दिया यहाँ पे, फेट वही है इसकी लोकेशन के हिसाब से नाम दे दिया। तो पेरिनेफ्रिक फेट की सहायता से चिपका हुआ है यहाँ पे, यदि चिपका हुआ नहीं होता तो भाग नहीं जाती, है ना, इधर उधर भाग जाती, कई बार मुझसे बाहर आ जाती, ऐसा। तो इसको बांध के रखता है। कई बार क्या होता है इसके, जैसे किसी पर्सन के अंदर 80 किलो वजन है ना, और उसने सडन क्या कर लिया कि 15 किलो वजन घटा लिया, तो वजन घट रहा है इसका मतलब फेट तो कम हो रही है, समझ रहे हो क्या? वजन कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रही है? फेट कम हो रही। तो उस चक्कर में ये वाली फेट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कोई नुकसान है क्या? नुकसान है, बताओ कैसे? ये फेट कम हो गई ना, तो ये किडनी नीचे आ गई, समझना, क्योंकि इसको जो बांधने वाली फेट थी, ज्यादा वजन के चक्कर में हमने फेट को लॉस करवा दिया, तो ये किडनी नीचे आ गई। अब नीचे आ गई ना, तो जैसे कोई पाइप होता है वो सीधा होता है, उसके आगे वाला पोर्शन नीचे होता है, पाइप मुड़ नहीं जाता क्या? तो ये मुड़ गई, ये मुड़ गई, तो यूरिन कहाँ पे इकट्ठा हो गया? आगे गए नहीं, समझ रहे हो क्या? क्योंकि पाइप क्या हो गई? मुड़ गई, यूरेटर मुड़ गए तो बाहर जाएगा क्या पानी? नहीं जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्री। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, किडनी में पानी भर जाने की कंडीशन आ गई। तो ये वैसे बहुत रेयर पर्सन में आती है, क्योंकि 15 किलो वजन घटना कोई छोटी बात नहीं है ना। 2-3 किलो वजन घटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सडन हमने 15 किलो वजन घटा दिया ना, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है ना। उसको बोलते हैं पेरिनेफ्रिक फेट लॉस, हाइड्रोनेफ्रिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो पहला तो क्या है। दूसरा होता है क्या? एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्या होते हैं इसमें? ऐसे टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? एडिपोज टिश्यू, है ना। स्मूथ टिश्यू होते हैं, एडिपोज के बने होते हैं, स्मूथ टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब हम किसी को मुक्का मारते हैं तो किडनी को लगने नहीं देते हैं, समझ रहे हो क्या? जैसे कोई प्रेशर लगा तो प्रेशर से किडनी डैमेज नहीं हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शॉक एब्जॉर्ब करना जानते हो क्या? हाँ, वाह, यस। मतलब जैसे कोई ऐसे रूम होते हैं जिनमें बाहर की साउंड नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसी वॉल लगा देते हैं, दीवार ऐसी होती है जो बाहरी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर आने देती। वैसे ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? शॉक को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई भी मुक्का मारेगा तो किडनी को लगेगी नहीं, लेकिन कोई जबरदस्ती वाला खतरनाक वाला मारेगा तो ये शॉक क्या हो जाएंगे? फेल हो जाते हैं, है ना। जैसे वो मूवी देखी कुली वाली, कुली मूवी देखी है ना, अमिताभ बच्चन वाली, उसमें वो सीन होता है, उसको हाईलाइट करके और दिखाते हैं, कभी आप मूवी देखिए, है ना, कि उसमें जो फाइटिंग हो रही थी तो उसके यहाँ पे एक मुक्का मारा था, तो उससे उसकी किडनी डैमेज हो गई। तो ये एडिपोज टिश्यू एक लेवल तक क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में तो ये भी फेल हो जाता है। तो शॉक एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। और सबसे जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये क्या है? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल क्या होता है? किडनी की जो शेप होता है उसको मेंटेन रखता है। जैसे बीन शेप की किडनी है तो इसकी शेप को कौन मेंटेन रखेगा? ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। एक बार वापस आ जाओ, किडनी की जो सबसे बाहर की पार्ट है क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस कैप्सूल बोल, क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस कैप्सूल के 3 भाग होते हैं। एक तो रीनल फेसिया, इससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, पेरिनेफ्रिक फेट से इसको बांधे रखता है। क्लियर? ठीक है। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज स्मूथ टिश्यू के बने होते हैं और ये शॉक को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा होता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये किडनी की शेप को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ये चलो इतना लिखो एक बार।
सबसे पहले इसमें लिखो फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रीनल फेसिया, ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। काम क्या होता है इसका? मेंटेन द, यस बोलो, मेंटेन द खाना नहीं खा के है क्या? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है मेंटेन द लोकेशन ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ पेरिनेफ्रिक फैट। दूसरा है एडिपोज टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ एडिपोज टिश्यू इनका काम क्या होता है? टू मेंटेन शॉक एब्जॉर्बेंस। शॉक बोल सकते हो, जर्क होता है, यू नो जर्क, जर्किंग। जर्किंग मूवमेंट्स कौन से होते हैं? जर्क यानी सडन, है ना? शॉक या फिर सडन मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंट। जर्किंग मूवमेंट जो अचानक होते हैं, कोई मुक्का लगाएगा तो धीरे से थोड़ा ना लगाएगा, बोले एक मुक्का लगा लूं, है ना, तो सडन ही लगेगा ना, वो जर्किंग मूवमेंट्स में आता। रीनल कैप्सूल तीसरा इसमें, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। इसका काम क्या होता है? मेंटेन शेप ऑफ किडनी। है ना, किडनी की शेप को मेंटेन करता है। तो 3 पार्ट हो गए। फाइब्रस कैप्सूल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है रीनल फेसिया, कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, ये लोकेशन को मेंटेन रखता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज स्मूथ एडिपोज टिश्यू के बने होते हैं, ये जर्क या भी सडन मूवमेंट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरा होता है कौन सा? रीनल कैप्सूल, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ये किडनी की शेप को मेंटेन रखता है, यानी बीन शेप की बनाए रखने में सहायता करता है। 3 बात समझ गए? ठीक है। अब दूसरा पार्ट कौन सा आता है इसका? रीनल कॉर्टेक्स, है ना, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है?
किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कौन सी जगह पे होता है? रीनल कॉर्टेक्स में होता है ना। किडनी का यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में कहाँ होगा? रीनल कॉर्टेक्स में होता है। देखो अगली स्लाइड में देखते हैं, आगे चलूंगा। ठीक है क्या? चले आगे, हो गया क्या? पता नहीं नीचे क्या देखते रहते हो। तो ये 3 लेयर है जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया था ना पता है आपको? ठीक है। और नीचे इसके पिरामिड है, जो मेडुलरी वाली पार्ट, थोड़ा इसको जूम किया हमने, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। इस रीनल कॉर्टेक्स में क्या पाए जाते हैं? ये नेफ्रॉन है क्या? ये नेफ्रॉन है। तो कॉर्टिकल पार्ट से या फिर रीनल कॉर्टेक्स में क्या होता है? हाँ जी, बढ़िया। इन्होंने ये कहा कि जैसे हम ये जानते हैं कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन का कितना पार्ट होता है? जैसे पूरा नेफ्रॉन है तो उसमें ये ग्लोमेरुलस होता है ना, इसमें जहां पे कैपिलरीज का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और एक कैप्सूल बनता है उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जैसे आनो। फिर आता है पीसीटी, फिर लूप ऑफ, फिर डीसीटी और फिर सीटी कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे पार्ट्स हैं इसके, जैसे आनो। अब इनका कहना यह है कि इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में 2 चीज नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती हैं? एक तो ये नहीं होता और एक ये नहीं होता। बात समझ रहे क्या? देखो इस डायग्राम में देख लो, जैसे ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, समझ रहे हो क्या? ये क्या है? ओके, ये क्या है? पीसीटी। अब ये लूप ऑफ पहले किस में चला गया? मेडुला में चला गया। फिर डीसीटी वापस बाहर आ गई, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट वापस अंदर चलेगी। समझ गए क्या? तो कॉर्टेक्स पार्ट में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है? मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है? जैसे आनो, ठीक है। ये प्रोसेस आगे हम बढ़ाएंगे, जब नेफ्रॉन बढ़ाएंगे तब की बात है। एक बार हम वापस आओ इस पे। देखो इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन होते हैं उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और जो नेफ्रॉन मेडुला में चले जाते हैं उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो जो कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन होते हैं उनका नाम तो क्या हो गया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है, और जो मेडुला में चला गया उसको क्या बोला? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। है ना, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। 2 टाइप के नेफ्रॉन हो गए, जैसे आनो, ठीक है। अब जब ये नेफ्रॉन यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा
तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिन का फॉर्मेशन किडनी के रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। है ना, किडनी के रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। ठीक है, इसी डायग्राम को फिर और जूम करेंगे। एक मिनट का टाइम दे दूंगा आपको लिखने का। देखो, जैसे ये 3 लेयर है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, नीचे पिरामिड्स हैं जिनके बारे में भी पढ़ेंगे आज। ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इसके कुछ टिश्यू मेडुला के पिरामिड्स के अंदर घुस जाते हैं ऐसे। समझ रहे हो? कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट मेडुला के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, इनके बीच में, पिरामिड्स के बीच में, और इस प्रकार के कॉलम बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बेरेनी। कॉलम ऑफ बेरेनी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, एनाटॉमी का क्वेश्चन है कि कॉलम ऑफ बेरेनी आपके शरीर में कहां पाए जाते हैं? कॉलम ऑफ बेरेनी आपके शरीर में किडनी में पाए जाते हैं, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनको बोलते हैं कॉलम ऑफ बेरेनी। है ना, ये आपके कॉर्टेक्स या फिर आप बोल सकते किडनी में पाए जाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखने में, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसके लिए एक लाइन लिखेंगे हम, इसी के लिए लाइन लिखेंगे। रीनल कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट मेडुला में पेनिट्रेट हो जाते हैं पिरामिड्स के बीच। पिरामिड के बीच में, जिसको कॉलम ऑफ बेरेनी कहा जाता है। है ना, जिसको कॉलम ऑफ बेरेनी कहा जाता है। तो रीनल कॉर्टेक्स से कुछ पार्ट मेडुला में पेनिट्रेट हो जाते हैं पिरामिड्स के बीच में, उनको क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बेरेनी कहा जाता है। ठीक है, कोर्टिकल नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, वो भी लिखो। कौन कौन से होते हैं? ग्लोमेरुलस, बोवेन्स कैप्सूल, पीसीटी। पीसीटी फॉर्म क्या होती है? ठीक है, और डीसीटी। इसमें कौन कौन से पार्ट आए? इसमें आया लूप और सीटी, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, कलेक्टिंग डक्ट। ये दो इसमें आते हैं, जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुला वाला पार्ट का, मेडुला वाले पार्ट का आते हैं।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नेफ्रॉन होते हैं वो यही होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। और कितने होते हैं, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 बिलियन, मिलियन, बिलियन, मिलियन होते हैं। कितने मिलियन होते हैं? तो कितने हो गए, लाख में कितने हो? अच्छा तो 10 मिलियन ही बोल दो फिर, 10 लाख क्यों बोल रहे हो? अरे 10 मिलियन, 10 मिलियन और 10 लाख एक ही होते हैं क्या? अंतर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख में कितने, 10 मिलियन में कितने हुए? 1 करोड़ हो गए। नागपुर में एक क्वेश्चन आता है कि किडनी में कितने लोब होते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, पता है ना, किडनी में कितने लोब होते हैं? एक ही है। लोब कितने होते हैं? 6 से 21, ज्यादा भी बना दो, अपने हाथ की बात है। जैसे अभी रिसेंटली में वो राजस्थान में CHO लगा था, है ना, उसमें पूछा था कि लेफ्ट लोब में, लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं? 2 ही होते हैं। राइट में 3 होते हैं, उसमें 2 होते हैं। तो ऐसे किडनी का भी पूछा हुआ है, 8 से 18 होते हैं, है ना, किडनी में लोब 8 से 18 होते हैं। चले आगे चले क्या? रीनल मेडुला, इसको कुछ पूछना है क्या? अरे कुछ पूछना है क्या? एक ही बोलो, सब मत बोलो। हाँ, लोब को ही पिरामिड कहते हैं। किडनी के अंदर लोब को ही क्या बोला है? पिरामिड बोला है। लिख लो इसमें, लोब या फिर पिरामिड। आठ से 18 सेगमेंट कितने होते हैं किडनी में? सेगमेंट ऑफ किडनी 5 होते हैं। किडनी में सेगमेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। उनको फिर जैसे एनाटॉमी पोर्शन में देखेंगे ना, तो ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, आगे वाला, सॉरी, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, आगे वाला एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर, ऐसे 5 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब मेडुला की बात करते हैं। मेडुला देखो इधर, तो लिख लो। हो गया ना?
देखो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, छोटी छोटी चीजों को याद रखना है ना। मैं शुरुआत में जब आया था, आपको लगभग तो जानते हैं मेरे को, मैंने एक बात बोले कि छोटी छोटी चीज याद रखोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस लेवल तक नहीं जाना है जहां तक अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। अपने को वो चीजें चाहिए जो एग्जाम में आ रही हैं या जिनसे हमको सिलेक्शन मिल रहा है। आपको जैसे सेगमेंट का ही पता नहीं है और आप पढ़ लिए एक ऐसे लेवल का क्वेश्चन जो मतलब 2-3 दिन तो परेशान हो गए, तब जाके तो समझ में आया था। अरे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा ही हुआ था अभी भी। अब जैसे जेएमसीएच की एग्जाम नहीं थी क्या? नहीं दिया? करवाए थे ना, तो उसमें इतना हाई लेवल थोड़ी था, मिडिल लेवल था। कितने पिरामिड होते हैं? हम तो एक पिरामिड ले रहे हैं, आप इसके ऊपर नए फॉर्म बनाएंगे हमने। है ना, लिखना नहीं है। इस पिरामिड्स के ऊपर नेफ्रॉन है, ठीक है, तो उसका हमने पार्ट बता दिया, कौन सा पार्ट तो कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा मेडुला में होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट होती है, वो कहाँ होती हैं? पिरामिड में होती है, ठीक है। तो इनका काम होता है, जैसे इसने यूरिन को क्या किया, फिल्टर किया, तो रिफॉर्मेशन किया, फिर इसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में आके ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला तो ब्रॉड सरफेस होती है और नीचे वाली सरफेस कौन सी होती है? नैरो सरफेस, ठीक है। इतना याद रखो कि ये बड़ा है तो ब्रॉड हो गया, छोटा है तो नैरो हो गया। जहां नैरो स्पेस में एक ओपनिंग होती है, इसको पेपिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। तो पेपिला क्या हुआ कि पिरामिड का जो नैरो पार्ट था वहां पे एक स्मॉल ओपनिंग हुआ, उसको क्या बोला? पेपिला का। पेपिला आगे जाके इस डक्ट रूप में बन जाता है, इसको बोलते हैं पेपिलरी डक्ट। वापस बता दूंगा एक बार, क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम भी है, इसको डक्ट ऑफ बेलेनी भी कहते हैं, इसको डक्ट ऑफ, सॉरी बेटेनी, ओके बेलेनी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, डक्ट ऑफ बेलेनी। तो पेपिलरी डक्ट को क्या बोला? डक्ट ऑफ बेलेनी। अब पेपिला था स्मॉल ओपनिंग, उसके बाद में डक्ट निकली, इस डक्ट क्या बोले हमने? पेपिलरी डक्ट। ये पेपिलरी डक्ट आगे जाके वाइड हो जाती है, थोड़ी सी वाइड हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स, है ना। अंदर तक की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक बार वापस समझा देंगे, नहीं समझ में आ रहा तो। अब देखो माइनर कैलिक्स, यहां तक की बात की, पिरामिड्स कितने थे? 8 से 18 थे। पिरामिड्स कितने थे? पेपिला कितने थे? पेपिलरी डक्ट कितनी है? माइनर कैलिक्स कितने हैं? 8 से 18। अब कहीं को समझ में नहीं आ रहा तो वापस किडनी में चले जाओ, अपने क्या है, ये पिरामिड्स बन रहे थे ना, ये मोटा है, फिर इसको छोटा कर देंगे, इसके ऊपर नेफ्रॉन था कैसे ना, तो इसको हमने उठा के इधर रख दिया है, इतने वाले पोर्शन को उठा के इधर रखा, तो इसमें देखा हमने ये पिरामिड्स का जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं? फिर इसे छोटी सी डक्ट निकलती है, इसको क्या बोल रहे हैं? पेपिलरी डक्ट आगे जाके वाइड हो रही है, ऐसे हर से निकलता है, हर से निकलता है और ये आपस में जुड़ जाती है, और 3 और 4 माइनर कैलिक्स मिलकर, आज जैसे एक क्या आ गई, एक दूसरे वाले पिरामिड से आ गई, एक तीसरे वाले पिरामिड से आ गई, ऐसे 3 और 4 माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाती हैं? मेजर कैलिक्स। क्या बनाती हैं? मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स में यूरिन आ गया, इकट्ठा हो गया। मेजर कैलिक्स के बाद में क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या होता है? रीनल पेरिट, है ना। इसके बाद में क्या आ जाएगा?
यहाँ तक का पार्ट किडनी का ही था ना, अब क्या स्टार्ट हो गई, यूरेटर आ गया है ना। अब यूरेटर आ गया, एक मिनट, यूरेटर के बाद है और फिर यूरेटर, ठीक है। वापिस देखो एक बार, नेफ्रॉन इसके बेस के ऊपर पाए जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड एरिया है जिसपे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इसके जो नेरो स्पेस होता है जहाँ पे ओपनिंग होती है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इससे एक डक्ट निकल रही है इसको क्या बोल रहे हैं, पेपेली डक्ट या डक्ट ऑफ बेरेनी। फिर ये पेपेली डक्ट आगे जाके वाइड हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स। 3 और 4 माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। आगे किसमें खो जाएगा, रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर और यूरेथ्रा, ऐसे एक सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो किसमें आ रहा है, मेडुला में आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, मेडुला के अंदर आ रहा है। एक बार इस डायग्राम को बना लो, नहीं समझ में आ रहा तो हम वापस बता दें। एक और बना देते, साथ में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, पेपिला हो रहे हैं, फिर डक्ट निकल रही है, फिर माइनर कैलिक्स, और 3-4 माइनर कैलिक्स क्या बना रहे हैं, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर और ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो हमने देखो एक बात, चलो एक बार लिख लो फिर बताएंगे। ये माइनर कैलिक्स है, यहाँ तक कोई हार्ड नहीं है, इसके अंदर जाएंगे तब हार्ड हो जाएगी, तो हम अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि हार्ड चीज पढ़ाएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, है ना। जैसे डर नहीं लगता कि भूतों का डर लगता है, वैसे फिर ऐसे होगा कि कौन सा कैलिक्स कौन से कैलिक्स पे चला गया, नींद नहीं आएगी। अब तो आ जाएगी ना, अभी नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी, और जॉब के चक्कर में नींद खराब करोगे। जॉब मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी जॉब, है ना। देखो टेंशन करके किसी चीज को मतलब आसानी से करोगे ना, और टेंशन करके करोगे तो नहीं होगी। पहले इसको टाइम तो दो, फिर नहीं होता है तब बताना, सही बात है ना। हाँ, पहले अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो, फिर नहीं खेल पाते हो तब बताना कि खेल नहीं पा रहे। लिखा दूं क्या अब इसको, ठीक है। देखो पहले पिरामिड से स्टार्ट हो, पिरामिड कितने होते हैं आपको पता है, 8 से 18 होते हैं, ठीक है। पिरामिड तो हमने मतलब इसकी जो बेस है उसके हिसाब से 2 भागों में बांटा है इसको। इसका अपर बेस क्या है, ब्रॉड है, और इसका लोअर बेस क्या है, नैरो है। तो अपर बॉर्डर या अपर बेस, लोअर
नैरो बेस। है ना, इसको दो बेस में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला ब्रॉड बेस है, ब्रॉड है, और नीचे वाला नैरो बेस है। समझ गए क्या? ठीक है। कितने नंबर में होते हैं ये? 8 से 18 नंबर में होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसमें? पेपिला। पेपिला में कितने होते हैं? ठीक है। इसके लिए लाइन लिखेंगे कि पिरामिड का जो नैरो बेस होता है उससे टिप ऑफ ओपनिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है? पेपिला कहा जाता है। तो पिरामिड के नैरो बेस से टिप ऑफ ओपनिंग को पेपिला कहते हैं। है ना, टिप ऑफ ओपनिंग को पेपिला कहते हैं। ठीक है। पिरामिड का जो नैरो पार्ट है, ओपनिंग को पेपिला बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स। हाँ, अपेक्स ही बोलते हैं इसको। तो जो भी पार्ट निकुला होता है वो अपेक्स होता है, और जो वाइड होता है उसको बेस है। उसको तो सरफेस के हिसाब से डिवाइड किया है ना, ऊपर वाली सरफेस को ऊपर बेस, नीचे वाली सरफेस को लोअर बेस। तीसरा पार्ट कौन सा है? पेपिली डक्ट क्या है? जो पेपिला से जो डक्ट है, ये एक तरह से एक ब्रॉड डक्ट अराइज हुई है, एक नलीनुमा स्ट्रक्चर निकली, उसको हमने पेपिली डक्ट बोल दिया। पेपिली डक्ट कितनी होती हैं? वो भी सेम ही होती हैं, 8 से 18। A duct arise from पेपिला। पेपिला से एक डक्ट अराइज हुई है जिसको पेपिली डक्ट कहते हैं। ये भी 8 से 18 होता है। ठीक है, 3 बात समझ गए ना? पिरामिड को लोग कह रहे हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है। तब कब तक नहीं भूलना है? हाँ, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। ऐसे नहीं कि आज तक। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। बेस का मतलब यहाँ सरफेस से लिया गया है। वैसे ये निकुला एकदम, इसको अपेक्स ऐसे नहीं बोला जाता है ना। वैसे कोई हार्ट के हिसाब से नहीं माना, इसको सरफेस के हिसाब से माना गया कि ऊपर वाला जो है वो चौड़ा है इसलिए इसको वो क्या बोल दिया हमने? वाइड या ब्रॉड बोल दिया। नीचे वाला है वो पतला है इसलिए उसको, उस बेस को हमने पतला बोला। बेस का मतलब बेस होता है। तीन पार्ट हो गए। चौथा पार्ट कौन सा है? माइनर कैलिक्स। अब इसका आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे मैं बता दूंगा। माइनर कैलिक्स कितने होते हैं? नहीं, ये भी 8 से 18 होते हैं, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसमें एक खास बात ये होती है, इसमें एक स्पेशल सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? एक स्पेशल सेंटर होता है जिसको ये स्मूथ मसल का बना होता है। स्पेशल सेंटर किसका बना होता है? स्मूथ मसल का होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेकर आता है। अब किडनी के अंदर हमने बात की थी कि
जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थे उससे यूरेट्रस से यूरिन आता है ब्लैडर में, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आए कहां से, शुरू कहां से हुए थे, वो यहां से शुरू हुए थे। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किडनी में कहां से शुरू होते हैं, माइनर कैलिक्स से शुरू होते हैं। इसमें स्पेशल सेंटर होता है, तो स्पेशल सेंटर पाया जाता है इसमें, जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल फाइबर का बना होता है। जो क्या करता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अराइज करता है, ये से आ रहा हो? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अराइज करता है, कितना, कौन बताएगा ये? 3 से 5, आगे कुछ भी होगा यूनिट वगैरह। हाँ, 1 मिनट में 2 से 5 टाइम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आते हैं, है ना। 1 मिनट में 2 से 5 टाइम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि कितने 1 मिनट में कितने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आते हैं, 2 to 5 टाइम पर मिनट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, हमेशा 40 से 50% रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि इस एग्जाम में आ गया तो अगले में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो चेंज हो गया। वो किसी ने लिया था एग्जाम, वो दूसरी एग्जाम तो किसी और लेगा ना, उसको क्या पता कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 30 से 40 या 40 से 50% क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। वो पहले तो क्या होता था कि वो एंटीडोट था हिपेरिन का, वो लगातार ही 2-3 साल तक रिपीट हुआ, फिर सबको पता लग गया कि इसको तो हटाओ यहाँ से। तो स्पेशल सेंटर है, माइनर कैलिक्स में स्पेशल सेंटर होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लाते हैं, फिर यूरिन उन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ड्रॉ होता है। और 1 मिनट में कितने आते हैं, 2 से 5 टाइम आते हैं, 2 से 5 बार आते हैं। ओके, अब इसके बाद में कौन सा पार्ट आ गया, मेजर कैलिक्स। Three to 4 minor calyx fuse together and make a major calyx। ठीक है ना, 3 से 4 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ के, फ्यूज टुगेदर का मतलब आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, मेजर कैलिक्स कितने होते हैं, 2 से 3, ये एवरेज बता रहा है। एक किडनी में 2 से 3 मेजर कैलिक्स होते हैं, है ना। अब संख्या कम हो गई, वो 8 से 18 वाली, अब 2 से 3 पे आ गया, मेजर कैलिक्स होते हैं। और इसमें लास्ट पार्ट आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बारे में बहुत कुछ जानते हो आप, क्या जानते हो, रीनल पेल्विस के बारे में क्या जानते हो? हाँ जी,
ठीक है। बहुत बढ़िया, इसके लिए तालियां बजाओ। अरे रियल में बजाओ, बहुत अच्छा। इतनी लंबी बातें मतलब कब मैं 3-4 महीने पहले पढ़ाया था, याद रखना अच्छी बात है ना। देखो ये थोड़ा सा कर्व में होता है, समझ रहे हो आप? जैसे ये यूरेटर आता है ना यहाँ से, तो ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ये रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। तो ये कर्व में होता है। अभी जैसे हमने इतनी बात की थी कि नेफ्रॉन ने, ध्यान से सुनो इधर, नेफ्रॉन ने यूरिन को क्या किया, फॉर्मेशन किया, उसके बाद में वो रेक्टिन डक्ट में आया, पेपिला में आया, पेपिलिक डक्ट में आया, माइनर कैलिक्स में आया, मेजर कैलिक्स में आया, और कहां पे आ गया, रीनल पेल्विस में आ गया। अब ये रीनल पेल्विस में जो यूरिन आया है वो किस में चला जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा। तो यूरिन इकट्ठा हो जाएगा हमारे पहले, ठीक है। अब कोई यदि पाइप सीधी होती है तो पूरा यूरिन चला जाता है, लेकिन ये सीधी नहीं है, इसमें क्या है, ऐसे कर्व है, तो ये इकट्ठा होगा नहीं होगा यहाँ पे यूरिन, ये कर्व में होती है ऐसी, समझ गए क्या बात को। तो इसमें कम से कम 2 से 3 ml यूरिन एनी टाइम रहता है, 2 से 3 ml यूरिन एनी टाइम रहता है। अब यदि आपने हर 2 घंटे से पानी नहीं पिया तो उस यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बात समझ रहे क्या, उस यूरिन की क्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यदि आप हर 2 घंटे से पानी पी रहे हैं, इसका मतलब तो क्या हुआ, वो जो इकट्ठा हो रखा था वो तो आगे चला जाएगा और नया आगे इकट्ठा हो जाएगा, समझ गए बात। अब लंबे समय से पानी नहीं पिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर ज्यादातर कैल्शियम होते है ना, तो सबसे ज्यादा स्टोन किसके बनते हैं, कैल्शियम के बनते। तो ये यूरिन यदि लंबे समय तक यहाँ पड़ा रहेगा तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और किडनी में क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। तो किडनी में पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि किडनी में स्टोन सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, हाँ रीनल पेल्विस में सबसे ज्यादा स्टोन बनते हैं, ठीक है। वो रीजन हमको पता है कि एनी टाइम 2 से 3 ml यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इसलिए बनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम के स्टोन जो, सॉरी स्टोन किसके बनते हैं, सबसे ज्यादा कैल्शियम के बनते हैं, और कैल्शियम भी ऑक्सिलेट के, है ना, कैल्शियम ऑक्सिलेट के बनते हैं। तो एक तरह से फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। बस इसको लिख लो, ब्रेक दिया फिर। इसका एक क्वेश्चन और भी है, किडनी स्टोन होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है स्टोन होने का, हाँ जी, और बताओ कुछ, मजा नहीं है, कौन सी प्रोटीन, आप बता सकते हो, मेरे को पता है। हमको पता है कि सबसे ज्यादा स्टोन कैल्शियम के बनते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पीटीएच, पीटीएच का नाम सुना है क्या,
उसके कारण होता है। अब ये क्यों होता है, ब्रेक के बाद में पूछा जाएगा आपसे कि पीटीए से क्यों होता है। ठीक है, तो एक बार फ्रेश हो जाओ।